आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जी सलाम। अफगानिस्तान में जो उथल पुथल हुआ है, उधर निगाहें सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें वहां पे लगी हुई है। जिस तरह से अफरा तफरी का जो माहौल था, जो इनोसेंट्स थे वहां पे काबुल एयरपोर्ट में, जो लोग मारे गए उस कैबॉस के वजह से, उस हंगामा की वजह से, और जिस तरह से वहां पे गोलियां चल रही थी, ये पता नहीं चला विजुअल्स में कि वो गोलियां फौज की तरफ से चलाई जा रही थी या तालिबानियों की तरफ से चलाई जा रही थी, लेकिन उसमें भी मासूमों की मौतें हुई हैं। जहाज में लोग चढ़ रहे थे, वो अपनी जान बचाना चाह रहे थे, वो उस मुल्क से भागना चाह रहे थे। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में रेफ्यूजी की एक समस्या है, एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया कि लोगों को, रेफ्यूजियों को आने के लिए उनको मौका देना चाहिए। लेकिन इन सब क्राइसिस के बीच में एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों को इमोशनली ये फील हो रहा है कि वहाँ पे बच्चों पे, बूढ़ों पे और औरतों पे जुल्म हो रहा है। आज इसी मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर परवेज़ हयात साहब। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। वी आर रियली वेरी थैंकफुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, यू आर अ एजुकेटेड मुस्लिम, आप एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, आपने देश के अंदर में ब्यूरोक्रेसी को देखा, आपने सारी चीज़ें की। आपको क्या लग रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसके इशारे पे हो रहा है? देखिए, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है और पूरे दुनिया को में अचानक ये जो इसको ज़लज़ला कहिए, इसके लिए लगता है कि पूरे वर्ल्ड में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसे हालात हो जाएंगे। आप हिस्टोरिकली देखिएगा तो अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश पीरियड में भी काफ़ी वार्स हुए हैं, और ईरान में नादिर शाह और उसके लड़के अब्दाली शाह, उस ज़माने में भी। तो अफ़गान में दे आर वेरी टफ। लेकिन अभी के माहौल में एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो है इतना विड्रॉल इतने फास्ट होगा। ताज्जुब की ये बात है, जो एज ए ब्यूरोक्रेट या एज ए पुलिस अफसर समझने की बात है, कि जब यूएस में उनकी आर्मी थी थाउजेंड्स में, और उन्होंने काफ़ी अफ़गानिस्तान के लगभग 3 लाख लोगों को ट्रेन किया। 3 लाख ट्रेंड आर्मी के होते हुए, एयरफोर्स के होते हुए, मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप, अगर इसमें कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं है कि ग्रेजुअली जो है वो जो फैक्ट है, इट विल टेक सम टाइम। अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आती है बात कि 3 लाख फोर्सेस हैं, उनको यूएस की फोर्सेस ने ट्रेन कर दिया था इधर इन मेनी वारफेयर। उन्होंने रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिया? क्या ये लीडरशिप की कमी है? ये भी नहीं क्लियर है। क्या ये प्रेसिडेंट को खुद चाहते थे ऐसा, या प्रेसिडेंट को ऐसा इंस्ट्रक्शन था कि प्रेसिडेंट ने उससे सारे अपने आर्मी को जब मालूम हुआ कि यूएस की फोर्सेस जा रही हैं और तालिबान ने काफ़ी मार्चिंग शुरू किया और कुछ कुछ सिटीज़ को, प्रोविंशियल स्टेट को टारगेट करना शुरू किया, तो उस वक्त एक एबल लीडर, कॉन्फिडेंस कोई लीडरशिप अगर उनके प्रेसिडेंट को है या होती या थी, तो उन्होंने लीडरशिप को रोल सही तरीके से अदा नहीं किया। अदरवाइज 3 लाख, और कहाँ ये 60 से 70,000, दे आर नॉट सो ट्रेंड एज द अफगान आर्मी ट्रेन बाई यूएस फोर्सेस। तो उन्होंने फाइट क्यों नहीं दिया? ये बात बिल्कुल आज नहीं कल ये बात समझ में आएगी कि उन्होंने इस फाइट को क्यों नहीं दिया। वो तालिबान को मार्च करने से रोक सकते थे, और प्रेसिडेंट ने अपने सारे जनरल के साथ शुरू में ही क्यों नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यू टेक इट इज़ ए ह्यूमन मैन मेड डिजास्टर, तो प्री डिजास्टर्स उन्होंने प्लानिंग सही क्यों नहीं की? उनको तो सभी चीज़ मालूम थी। नहीं परवेज़ साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से फॉर्मर प्रेसिडेंट भागे वहाँ से, तो उनको असाइलम कहाँ मिला? अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो कहाँ पे छुपे हुए हैं। जो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो कल मैं देख रहा था, जो है बीबीसी को भी और अल जज़ीरा को, उससे लगता है कि पहले ओमान की बात आई, फिर हुआ कि फाइनली उनको असाइलम यूएस देंगे। या तो कहना मुश्किल है कि यूएस के प्रेसिडेंट
इतनी बड़ी फोर्सेस, उनको मालूम है कि तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, यूएस फोर्सेस विड्रॉ कर रही है, और वो ही वॉज हॉलीडेइंग। सो वो भी एक समझ में नहीं आती है कि इतना बड़ा इश्यूज है आज पूरे वर्ल्ड, यहाँ तक कि एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पूछा है कि पूरे वर्ल्ड वॉच कर रहा है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है। क्या उनको पता था कि अगर वो असाइलम देते हैं यूएस, तो ऐसा लगता है कि उनकी रजामंदी से चीज़ें हुई। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने तो ये कहा है कि 20 साल उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे शहीद होते हुए देखा, अमेरिकन फोर्सेस को शहीद होते हुए देखा, उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने वहाँ पे लगाया। इन सब के बावजूद उन्होंने कहा कि अगर वो फोर्सेस को विड्रॉ करते, 5 साल पहले भी करते तो यही स्थिति रहती, 10 साल बाद भी अगर करते तो यही स्थिति रहती, पहले भी करते तो यही स्थिति रहती। इन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने क्लियर कट ये कहा कि अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट का वहाँ से भागना ही, उन्होंने पूरा फेलियर उनके ऊपर मढ़ दिया। तो फिर उसी व्यक्ति को वो कैसे असाइलम दे सकते हैं जिनको वो ब्लेम कर रहे हैं? अभी की जो मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं अफगानी पॉलिसीज़ पे, तो इसमें लगता है कि फाइनली उनको असाइलम यूएस देंगे, या यूएस की रजामंदी से हुआ है। और आपने देखा होगा कि कल न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग्स हुई है, जिसमें अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों को प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि साहब ये वॉच करने की ज़रूरत है वर्ल्ड पावर को। अब तो अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस हो रहा है, इसमें अगर चिल्ड्रेन, एल्डरली लोगों को, विमेन को, उनके साथ वायलेशंस हो रहा है, तो दे हैव टू इंटरवीन। तो उनको ये इंश्योर करना है कि जितने भी अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कॉन्वेनेंट्स हैं जो हुए हैं पास्ट में, जो इस गवर्नमेंट के साथ, इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जो जितने भी हैं, उसमें उसको इंश्योर कराना यूनाइटेड नेशनल जो वेस्ट वार्डर है, नेटो है, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको वॉलेट करे। आप एक कंट्री को ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि वहाँ पे जो रोग और टेररिस्ट हैं वो जा करके दूसरे मुल्क, इंक्लूडिंग हमारा हिंदुस्तान, बिल्कुल कंसर्न है। हिंदुस्तान में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। तो आज इसीलिए किया था कि हमारे पैर नेबर्स में वी वांट टू हैव ए गुड पॉलिसी के गुड नेबर। सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान से हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि ये भी एम्बेसडर ने अफगानिस्तान के बिहाफ पे मांग किया था, रखी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान के, उनको बॉर्डर खोल देना चाहिए, ताकि दो लोग जो हरास हैं, उनको लग रहा है कि दे आर गेटिंग प्रोसिक्यूटेड या उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उनका एक मिसकंसेप्शन हो, उनका सही परसेप्शन नहीं हो। तो जो लोग जाना चाहते हैं उनको नेबरिंग कंट्रीज़ को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये चाहिए कि वो अपने बॉर्डर को खोल दें। जितने भी मुल्क हैं, इंडिया भी उसमें शामिल है, इंडिया ज़रूर देगा। और वहाँ के जो लोग, उनको ख़तरा महसूस होता है, उनको महसूस होता है कि उनके बच्चे, उनकी लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, तो उनको खोल दें, उनको ऑफिशियली रिफ्यूजी का स्टेटस दें। और जब हालात अच्छे हो जाएं, ऐसा लगता है वर्ल्ड पावर जब मौज करेगा, इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है, ये उनकी इंटरनेशनल ड्यूटी है, द यूनाइटेड नेशन एंड द वेस्टर्न पावर एंड नेटो टू वॉच, टू सी दैट द पीस इज मेंटेन, ऑल्दो इट मे बी एन अनईजी पीस। अभी जो है देयर इज एन अनईजी पीस, सो देयर इज ए नीड टू वॉच। और ये बिल्कुल सही चीज़ें नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, यूनाइटेड नेशन इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं, जो विड्रॉल हुआ है इसको यूनाइटेड स्टेट्स, एक सुपर पावर, एक दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है उनकी वहाँ पे आर्मी के, तो वो मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए था। मॉनिटरिंग ऐसी होनी चाहिए था, इंश्योर करना चाहिए था कि बहुत पीसफुल तरीके से हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो रास्ते में लोगों को मार रहे हैं या उनके साथ जुल्म कर। परवेज साहब, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जो पैनिक हुआ है और जो पास्ट रिकॉर्ड है तालिबानियों का, उस इमेज को, क्योंकि तालिबानी जो वहाँ पे हैं, जो अभी वहाँ पे हुकूमत को संभालने की बात कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? पैसे की उनके पास कमी नहीं है, पावर की उनके पास कमी नहीं है, प्रेसिडेंट हाउस में वो बैठे हुए हैं, दे आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ पावर। उनको चाहिए लेजिटिमेसी, जो चीज़ उन्हें नहीं मिला। कोई भी मुल्क उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में जब कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज़ या आपके मान लीजिए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या कोई भी मुल्क
एम्बेसी तक वहां बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो तो दुनिया से अलग थलग हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, वहां के लोगों में वो भरोसा कैसे जता पाएंगे? इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द तालिबान, जो चाहते हैं रूल करना। कोई कॉपरेट करने को तैयार नहीं, कोई काम करने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि काम के लिए वापस लौटा और लोग मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके घरों में चुपचाप बैठे हुए, डर से बैठे हुए। ये कैसे सॉल्व होगा? ये बिल्कुल सही बात है कि अभी जो जितने भी वर्ल्ड के जो सुपर पावर्स हैं, जो नेटो के कंट्रीज़ हैं, तो वेस्ट जो है वो वॉच करेगा उनके बिहेवियर को। ऐसा नहीं है जैसे चाइना ने, रशिया ने, और देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी। तो इस धीरे धीरे अब देखना है कि वो देखेंगे कि अगर जो वहाँ पे अफरा तफरी हुई है, जो लोग डरे हुए हैं, उसकी वजह क्या है कि वो तालिबान के उस रुख को देख रहे हैं जो उन्होंने पास में फेस किया है। तो ऐसी भी या तो इंटेलिजेंस का ये फेल्योर है, या तो उनको इंटेलिजेंस है, या तो वेस्ट ने, यूएस ने उनको असेसमेंट में कमी हुई, या उनका असेसमेंट सही है कि अभी जो तालिबान से वो एक रिफॉर्म वे में आ सकता है। और जब रिफॉर्म वे में आएगा और जिस तरह से पूरा सेटअप है उनका कहना, अगर वो जिस तरह से अनाउंस कर रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं, अगर वो खरे उतरते हैं तो मेरा ख्याल है, अगर वो कहते हैं कि नहीं साहब, जितने हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जितने भी हमारे इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, जो ट्रीटी साइन हुई है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस पे, पीस पे, जितनी चीज़ें, अगर वो सारे कम्युनिट्स को, जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के दौरान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरह के उसके एम्बेसडर ने कहा कि साहब उनको ये डर है, अगर वो सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अभी चाइना, रशिया, उसी तरह से और मुल्क भी देंगे। तो इट डिपेंड्स कि ये जो खौफ है, अगर उनका अगले 10-15 दिन के अंदर ये साफ़ हो जाएगा, उनका बिहेवियर अच्छा रहता है, वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम जो विमेन की जो स्कूल्स हैं उनको एजुकेशन में, तालीम में, उनको में कोई कमी नहीं देंगे, सारे स्कूल और कॉलेजेस, जो विमेन एम्पावरमेंट की जो बात हो रही है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, तो तमाम हमारी कम्युनिटी है जिसको वो अफगानिस्तान अभी तक फॉलो कर रहा था। अगर अंदर 15 डेज़ में या महीने के अंदर ऐसा होता है तो मेरा ख्याल है अगर वो मॉडरेट फॉर्म में आते हैं तो मुझे यकीन है कि दुनिया की सभी लोग अपनी एम्बेसीज उनको एक्सेप्ट भी करेंगे, उनको रिकग्नाइज भी करेंगे। लेकिन अगर उनका बिहेवियर ठीक नहीं रहता है तो मेरा ख्याल है कि जो वर्ल्ड पावर है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल ने जिस तरह की बातें कही हैं कि हम उनके बिहेवियर को वॉच करेंगे, और अगर वो सारे कम्युनिट्स को फॉलो नहीं करते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, तो दे विल टेक राइट एक्शन एट द राइट टाइम। परवेज साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ने ये कहा कल रात ही कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, अगर अमेरिकन डिप्लोमेट्स को भी अगर वो हानि पहुंचाते हैं तो वी विल यूज़ फोर्स। बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा। उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया कि अलकायदा ने जो कुछ भी किया था, 9/11 अटैक को लोग भूले नहीं, ऐसा कुछ भी होता है और किसी भी तरीके का रिटेलिएशन होता है तो दे विल यूज़ हेवी फोर्स। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका एक तरीके से थ्रेट भी दे रहा है उनको? एब्सोल्युटली। अमेरिका ने कल नहीं, इसके पहले भी अमेरिका ने कहा, जब अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ उनके रह गए थे, एम्बेसी के लोग को, उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ आदमी, हमारे फोर्स जा रहे हैं ब्रिटेन से भी और यूएस से भी, तो आप अगर किसी ने, उन्होंने थ्रेट कर दिया था कि अगर तालिबान के लोगों ने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो वी विल गो वेरी हेवी। और हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो कल डिस्कशन हुआ है, रात में इमरजेंसी मीटिंग हुई है 15 कंट्रीज़ की, उसमें जो हमारे अफगानिस्तान के एम्बेसडर्स की जितनी भी बातें उन्होंने रखी है, उस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने एस्टोनिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने भी, सबने बहुत साफ, तो ये बिल्कुल साफ बात है कि अगर उनका बिहेवियर ठीक नहीं रहता है, अगर वो रोग कंट्री की तरह बिहेव करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स विल टेक ए वेरी हेवी एक्शन, दे विल बी वेरी टफ विद तालिबान। तो ये तो उन्होंने इशारा कर दिया है, और मैं नहीं समझता हूँ कि तालिबान जानते हैं कि हाँ यूनाइटेड नेशन एक सुपर पावर है और नाटो भी के अंदर क्या ताकत है, तो दे विल टेक ऑन। लेकिन अभी जो माहौल है, अभी 48 आवर्स के माहौल से लगता है, जो जितने तालिबान के जो लीडर्स हैं, उनके जो स्टेट्समैन आ रहे हैं, उससे लगता है कि दे विल ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकल पीपल, अगर वो, और द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिकॉज इट इज़ नॉट ए लोकल, इंटरनेशनल है। इंडिया इज़ वेरी कंसर्न
यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं, जो पख्तूनिस्तान वेस्ट फ्रंटियर के लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो नेबरिंग सबसे पहले जो अगर पाकिस्तान ने इनको, अगर उनकी कोई इसमें साजिश रही है तो सबसे पहले उनको जानना चाहिए कि सबसे बड़ा नुकसान पहले उनको होगा, इंडिया को नुकसान नहीं होगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा इन्होंने उठाया है कि जिस तरीके से तालिबानी वहाँ पे काबिज हो गए हैं अफ़गानिस्तान में, इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फिर इस चर्चा को जारी करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए जी सलाम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी सलाम। हमारे साथ सीनियर आईपीएस ऑफिसर परवेज़ हयात साहब मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया, इन तीनों मुल्कों का क्या नज़रिया है। परवेज़ साहब, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। चाइना ने जो बहुत जल्दी कहा कि चाइना ने ऑफ़र किया कि मैं रिकग्नाइज करता हूँ, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। जो एक रोड आ रही है, चार बाहर जो एयरपोर्ट है, वो सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना देख रहे हैं। आप तो जानते हैं कि चाइना इज़, अभी इंपीरियलिज्म की जो बात कहेंगे तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है अदर देन चाइना जो अभी भी इंपीरियलिज्म से, उनका जो बिहेवियर है उससे वो बाहर नहीं आ सकते हैं। तो उनकी बहुत लॉन्ग है। तो जो रोड की बात है या जो उनका इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है एक्सपेंशनिज्म का, टू बिकम ए सुपर इकोनॉमिक पावर, नंबर 1 इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड की ग्लोबल फैक्ट्री तो चाइना है, उसमें तो कोई इनकार की बात नहीं है। लेकिन उस इंटरेस्ट से उन्होंने सबसे पहले ऑफ़र किया है और रशिया ने भी ऑफ़र किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तालिबान ने अलकायदा वगैरह के लोगों के साथ मिलकर के अगर कोई गलत कदम उठाया तो इसमें सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी हो, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उनको पता नहीं है, सबसे ख़राब इम्पैक्ट उधर ही होने वाला है। आपने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया है कि चाइना का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान से उनको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये देखा गया है कि कोरोना पैंडमिक के दौरान चाइना का जिक्र पूरे दुनिया में हुआ है, और ऐसा क्यों देखा गया, जितने भी तालिबानी वहाँ पे थे ना तो कोई मास्क लगाया हुआ था, तो क्या वो पहले से एंटीडोट कर दिया था चाइना ने? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये तो कोई भी मास्क नहीं पहना हुआ था। जो कोविड का, कोरोना वायरस का जो बिहेवियर, वायरसेस का बिहेवियर, आप देखिए कि दिल्ली में बिल्कुल केसेस नहीं आ रहे हैं, कर्नाटक में केसेस आ रहे हैं। आप देखिए कि यूएस, जहाँ की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इटली, यूरोप, यूके, वहाँ पे भी डेल्टा प्लस वायरसेस ने अभी 1 लाख केसेस यूएस में आ रहे हैं। सो ईरान में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अफगानिस्तान में अभी केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत, जो अभी जो वायरस है इसका जो बिहेवियर है म्यूटेट करने का कंपेयर टू अदर वायरसेस इन द पास्ट। परवेज साहब, एक बात हम छोटा सा आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि वायरस म्यूटेट करता है, वो चेंज करता है, तो ये जो तालिबानी है क्या ये भी म्यूटेट करेंगे? क्या ये अपना नजरिया बदलेंगे? तालिबान के पास कोई रास्ता नहीं है अदर देन टू बी इन द लिमिट्स। फाइनली जस्ट वन क्वेश्चन परवेज साहब, एक बात जो
इस्लामिक रूल की बात कर रहे हैं ये लोग। ये मुहर्रम का महीना है, हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन ने शहादत दी है और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, ये लोग कहते हैं। मेरा ये मानना है कि कम से कम रमज़ान के महीने में या मुहर्रम के महीने में सो मच ऑफ वायलेंस और इनोसेंट्स मारे गए। और कुरान शरीफ में लिखा गया इकरा, देयर इज़ अ वर्ड विच मीन्स टू रीड, पढ़ो। पढ़ने से दूर किताबें, मतलब पहले भी ये उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई एजुकेशन नहीं दिया जाएगा महिलाओं को, औरतों को। किस तरह का इस्लाम ये फैलाना चाहते हैं या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? ये सोच तो एंटी इस्लामिक है। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर तालीम के लिए चीन जाना पड़े तो चीन भी जाइए। प्रॉफेट मोहम्मद की जो फर्स्ट वाइफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो खुद ही बहुत पढ़ी लिखी थी और अच्छी एक एंटरप्रेन्योर थी। तो ये तो बिल्कुल गलत थॉट है। और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, जेंडर इक्विटी की बात करता है, तो ऐसा वो नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान के लोग आप देखिए पूरे वेस्ट में, शिकागो, US में, जर्मनी में, हर जगह वो काफ़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, काफ़ी फिल्म में। वहाँ पे आप देखेंगे उनके सबसे बड़े जो फिल्म डायरेक्टर का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड को वहाँ के पब्लिशर्स ने, वहाँ पे के फिल्म के लाइन में जो लोग हैं, उन्होंने ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट किया है कि साहब आप इतना इंटरनेशनल, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर होगा, तो प्रेशर ग्रुप होगा, तो वर्ल्ड के प्रेशर ग्रुप में आई डोंट थिंक कि तालिबान जो है वो एजुकेशन में या वो इस एक तरह से जो सो कॉल्ड इस्लामिक है, वो इस्लामिक स्टेट की जो बात करते हैं वो नज़रिया उस वक्त का था। अभी का नज़रिया बिल्कुल दूसरा है इस्लामिक स्टेट का। अभी का नज़रिया डिफरेंट है। फाइनली आपको ऐसा लगता है कि जो तालिबान मिलिटेंट्स है दे वुड बी इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू कश्मीर? मुझे नहीं लगता है। अगर हमका इन्फिल्ट्रेशन अगर उनका होगा तो पाकिस्तान में, वेस्ट में, क्योंकि वहाँ पख्तून के लोग हैं, उनको सिंपैथी मिल सकती है, उनको ये दिक्कत होगी। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अपने सारे बॉर्डर को बहुत सिक्योर किया है और बहुत एडवांस स्टेज में हम लोग हैं। ऐसा नहीं समझ लगता है कि यहाँ पे, और ऐसा रुख उनका होगा भी नहीं। तालिबान को भी तो अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर पूरे वर्ल्ड में उनको कम्युनिकेशंस को, उनको जिस तरह से ईरान के ऊपर उन्होंने US ने लगाया है जो मॉरिटोरियम है, जो बैन है, तो आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान या कोई भी मुल्क सर्वाइव कर सकता है? अगर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करे तो उनकी करेंसी का क्या होगा, उनके कम्युनिकेशंस के क्या होगा, उनका मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्या होगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। एक इमेज था परवेज साहब कि काबली वाला मतवाला, काबली वाला हम पढ़ते थे, और काबली वाला चाचा आएंगे और वो अखरोट देंगे, बादाम देंगे। एक कितना वार्म्थ था। ये कैसा काबली वाला है जिसके हाथों में अखरोट नहीं है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, हथियार है, बुलेट्स है? आई मीन इट्स सो पेनफुल। योर फाइनल वर्ड्स? एब्सोल्युटली, इट इज अ सैड कमेंट्री। लेकिन मैं आपसे बताऊं, मिलियंस ऑफ अफगानिस्तान पीपल आर देयर। ऐसा नहीं है कि 60,000 पीपल वो रिप्रेजेंट करते, नहीं। हर कंट्री, हमारे यहाँ नेक्सलाइट्स है इंडिया में, तो क्या नेक्सलाइट्स हिंदुस्तान के जो का एक अपना बिहेवियर है, एक कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करते नहीं करते। उसी तरह से हर कंट्री में, आप इंडोनेशिया में चले जाइए, आप नाइजीरिया में चले जाइए, तो वहाँ बोको होमो है। तो क्या बोको होमो पूरे नाइजीरिया के कल्चर को और उनके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। सो दे विल बी सेक्लूडेड, दे विल बी लेफ्ट आउट। सो द मेन स्ट्रीमिंग होगी। मेन स्ट्रीम जो है अफगानिस्तान का, उनकी तहजीब इतने वार्म जोशी, आप वहाँ जाके देखिए जिस तरह से कश्मीरियत में, आप कश्मीर में जाइए, आप जाएंगे तो जिस तरह से वो आपको पहले हाथ धुलाएंगे और आपको शूज़ उतार करके इतनी ज़्यादा इज्जत करें, आपके सामने अखरोट, बादाम, उसी तरह से वो कल्चर जितने हम, तो मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में जब था चीफ विजिलेंस अफसर, तो हमारे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लोग ही जा करके वहाँ पे टावर्स लगा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के जो है, तो ग्रिड लगा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि साहब एक बार आपको जाके देखिए कि कितनी वार्मथ है वहाँ पे। ये थोड़े से जो है, तो फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा कि उनके अंदर जो उनके तहजीब कल्चर है, जो मेजॉरिटीनिज्म है, वही डोमिनेट करेगी। ये लोग अलग थलग हो जाएंगे और वो मुल्क, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसको कि अगर वर्ल्ड पावर उसको इग्नोर कर दे तो वो कितने दिन सर्वाइव कर सकेंगे। थैंक यू सो मच परवेज साहब। ये परवेज हयात साहब बता रहे थे, एक बहुत ही पॉजिटिव नोट में इस इंटरव्यू को सम अप हम करना चाहेंगे। इन्होंने ये कहा कि
कुछ चंद लोग जो वायलेंस का सहारा ले रहे हैं वो एक मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत होप है, बहुत उम्मीद है, एंड इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर से नॉर्मल होगा और हिंदुस्तान के आवाम वहाँ के लिए दुआ करते हैं। यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो अलर्ट मोड में है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे सिचुएशंस का, एंड वी आर वेरी पावरफुल। इंशाअल्लाह ताला पूरा साउथ एशिया पीस में रहेगा। थैंक यू वेरी मच परवेज साहब फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जी सलाम। जय हिंद।